नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज की दुनिया में किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना, टेक्नोलॉजी या फिर बड़ी कंपनियों से नहीं मापी जाती, बल्कि उसकी मुद्रा यानी कि करेंसी कितनी मजबूत है, इससे भी बहुत कुछ तय होता है। भारत के लिए भी यही सच है, क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है, असर सिर्फ यहाँ पे डॉलर खरीदने वालों पर नहीं पड़ता, बल्कि आम आदमी की जेब पर, महंगाई पर, ईएमआई पर, निवेश पर, नौकरी पर, शेयर बाजार पर और यहाँ तक कि एफडी से मिलने वाली जो आपकी कमाई है, जो रिटर्न है, उस पर तक यहाँ पे असर देखने को मिलता है। पिछले कुछ महीनों में भारतीय रुपया जो है लगातार यहाँ पे दबाव में नजर आ रहा है। अब जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो ऐसी बनती दिख रही है कि बाजार में फिर से आरबीआई की ब्याज दरों को लेकर के चर्चाएं तेज हो रही हैं। यही वजह है कि अब लोग सिर्फ रुपया गिर रहा है टाइप की खबर सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर इसका जो असर है वो उनकी बचत पर, उनकी कमाई पर कब पड़ेगा और कैसे पड़ेगा और उसका हल क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। अभी मौजूदा समय में भारतीय रुपया जो है लगभग 95.93 पर डॉलर के आसपास चला गया है। यानी कि अगर किसी को एक अमेरिकी डॉलर खरीदना है तो लगभग यहाँ पे 96 रुपए, 96 रुपीज आसपास देने पड़ सकते हैं आपको। ये जो सिचुएशन है इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि पिछले साल मई 2025 में रुपया काफ़ी मजबूत स्तर पर पहुंचा हुआ था। उस समय डॉलर के मुकाबले इसकी जो कीमत थी वो लगभग 84.22 रुपीज़ के आसपास थी, यानी कि 85 रुपये। अब 85 रुपये के आसपास आप मान सकते हैं इसको, 84.22 रुपये थी इसकी कीमत। यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर अंदर रुपए में काफ़ी बहुत बड़ी जो गिरावट है वो देखने को मिली है। ये जो गिरावट है सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, इसका जो सीधा मतलब है वो ये है कि भारत के लिए विदेशों के सामान खरीदना अब काफ़ी हद तक महंगा हो चुका है। खासकर जो क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनें हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, कई ज़रूरी जो चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करवाते हैं वो अब हमें महंगी पड़ सकती हैं। भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। हम इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी है और इसीलिए जब डॉलर महंगा होता है तो उसका जो असर है धीरे धीरे हर चीज़ पर हमें दिखाई देने लगता है। पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकता है, कंपनियों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ सकती है और आखिर में आम आदमी को महंगाई के तौर पे इसका जो असर है वो झेलना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर रुपया इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है। इसकी कई वजह हैं और हर वजह जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। सबसे पहला कारण है अमेरिका में लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरें बने रहना। जब यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरें ऊंची रखता है तो दुनिया भर के जो बड़े निवेशक हैं उनको अमेरिकी बाजार में ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा फायदे वाला ये लगने लगता है कि भाई अमेरिकी बाजार तो बहुत अच्छा है। ऐसे में वो भारत जैसे जो उभरते बाजार हैं उसमें से पैसा निकाल करके अमेरिका की तरफ ले जाने लगते हैं। यही वजह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई की जो भूमिका है यहाँ बहुत अहम हो जाती है। एफआईआई वो बहुत बड़े विदेशी निवेशक होते हैं जो भारत के शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार में अरबों डॉलर लगाते हैं। जब उन्हें ऐसा लगता है कि भाई भारत में रिस्क जो है वो बढ़ रहा है, अमेरिका में ज़्यादा सुरक्षित रिटर्न हमें मिल रहा है, तो वो भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। जब एफआईआई भारतीय शेयर बेच करके डॉलर खरीदते हैं तो पैसा बाहर ले जाते हैं, तो डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ती है और रुपया कमज़ोर होने लगता है। पिछले कुछ समय में बाजार में लगातार एफआईआई जो आउटफ्लो है वो देखने को मिला, जिसने रुपए पर एक्स्ट्रा जो दबाव है वो डालने का काम किया। इसके अलावा अगर देखें, क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतें भी बहुत बड़ी वजह है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। अगर तेल ही महंगा हो जाता है तो भारत को ज़्यादा जो डॉलर है वो खर्च करने पड़ सकते हैं उसे इंपोर्ट करवाने के लिए। इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, यानी कि भारत जितना आपका यहाँ पे निर्यात करता है उससे ज़्यादा आयात यानी उससे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम है। जब किसी देश में ज़्यादा डॉलर बाहर जाता है तो उसकी जो मुद्रा है उस पर दबाव पड़ता है और इसी के साथ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, चीन की आर्थिक सुस्ती, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स और दुनिया भर में चल रही आर्थिक अनिश्चितता में भी यहाँ पे निवेशकों को कॉशियस बना दिया है। यही वजह है कि रुपया जो है वो सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से भी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में सबसे बड़ा सवाल है कि आरबीआई के सामने आखिर कौन कौन से रास्ते हैं यहाँ पे। यानी कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक है जो हमारा, वो काम सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का नहीं करता, उसे रुपए की स्टेबिलिटी, बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, तीनों का जो बैलेंस है वो संभालना पड़ता है। अभी आरबीआई एक
एक बहुत मुश्किल स्थिति में नजर आ रहा है, बहुत ही फंसा हुआ नजर आ रहा है। अगर वो ब्याज दरें बहुत कम रखता है तो विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे कम रिटर्न मिलेगा। इससे रुपया और ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें कि भाई ब्याज दर अगर आरबीआई बढ़ा देता है तो देखिए लोन महंगे हो जाएंगे, बिजनेस बोरोइंग धीमी पड़ सकती है और इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि आरबीआई इस समय इन्फ्लेशन और ग्रोथ और रुपी स्टेबिलिटी तीनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एक बहुत ही अहम प्रेडिक्शन कर दिया है। अब ये प्रेडिक्शन भी इसी आरबीआई के जो रेपो रेट है उसी से लेना देना है इस प्रेडिक्शन का। बैंक का ऐसा मानना है, यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ऐसा मानना है कि अगर रुपए पर दबाव और कैपिटल आउटफ्लो जारी रहता है तो आरबीआई आने वाले समय में रेपो रेट जो है वो बढ़ाने पर मजबूर भी हो सकता है। बाजार में ये चर्चा भी है कि आरबीआई कुल मिलाकर के लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.50% तक के यहाँ पे बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा जो रेपो रेट है, अभी मौजूदा रेपो रेट है 5.25%, यहाँ से बढ़कर के ये लगभग हो जाता है 5.75% तक। इसका सीधा असर बैंकिंग सिस्टम पर पड़ेगा। लोन रेट्स धीरे धीरे महंगे हो सकते हैं, होम लोन और कार लोन और ईएमआई जो है वो आपकी बढ़ सकती है यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ डिपॉजिटर्स जो हैं और जो एफडी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर बन सकती है। अब यहाँ अगर आप टाइमलाइन समझने की कोशिश करें, कोविड के समय अर्थव्यवस्था को जो सहारा देने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को बहुत ही ज़्यादा नीचे लाके खड़ा कर दिया था ताकि लोग सस्ते लोन ले सकें, इकोनॉमी में स्पेंडिंग बढ़े। बाद में 2022 से 2023 के दौरान इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ा और फिर क्या हुआ कि आरबीआई ने लगातार जो रेट्स हैं वो हाइक उनकी शुरू कर दी। इसी फेज़ में रेपो रेट 4% से 4% से बढ़ करके 6.50% तक पहुँच गया था। इसके बाद जब इन्फ्लेशन लगा कि हाँ अब कुछ हद तक ये कंट्रोल में है और सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो अब ग्रोथ सपोर्ट की जरूरत महसूस हुई। तब आरबीआई ने धीरे धीरे जो रेट कट्स हैं वो शुरू कर दिए। अब रेपो रेट जो है वो 5.25% है अभी प्रेजेंट में, लेकिन अब सिचुएशन फिर बदलती हुई नजर आ सकती है। पहले सबसे बड़ी टेंशन इन्फ्लेशन की थी जब पूरा का पूरा जो सिचुएशन था वो देखने के बाद, लेकिन अब क्या है कि रुपया डेप्रिसिएशन और जो आपके फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो है ये जो है ये ज़्यादा टेंशन का सब्जेक्ट बनते चले जा रहे हैं। इसीलिए बाजार फिर से रेट हाइक की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है। अगर सच में आरबीआई रेट बढ़ाता है तो सबसे पहला असर लोन्स पर दिखने वाला है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन, तमाम जो लोन्स हैं वो महंगे हो सकते हैं। जिन लोगों का फ्लोटिंग रेट लोन है उनकी ईएमआई भी बढ़ सकती है। कंपनीज के लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकती है। रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल जो सेक्टर्स हैं उस पर दबाव आ सकता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है और वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि रेट हाइक का एक पॉजिटिव साइड भी होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सुरक्षित निवेश और जो फिक्स्ड इनकम है उसके सहारे होते हैं। देखिए अभी के समय में बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि पैसा कहाँ से लगाएं, मतलब कहाँ लगाया जाए पैसा जहाँ से अच्छा खासा हमें रिटर्न मिले। शेयर बाजार में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, कई लोगों की कमाई ही नहीं हो रही, गोल्ड लगातार महंगा हो रहा है, सिल्वर का भी वही हाल है, क्रूड ऑयल अनसर्टेनिटी में है और ग्लोबल मार्केट्स में भी स्टेबल यहाँ पे नजर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब ऐसे माहौल में जहाँ से आपको दिख ही नहीं रहा है कि भाई पैसा बने कहाँ, ऐसे माहौल में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी फिर से लोगों के लिए एक मजबूत ऑप्शन बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एफडी कम से कम तय रिटर्न देती है। अब यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी का जो सीधा असर है वो उस पर नहीं पड़ता है। फिलहाल जो बड़े बैंक्स हैं, अगर हम बड़े बैंक्स की बात करें, एफडी रेट्स लगभग 6.25% से 6.7% के बीच चल रहा है। सीनियर सिटीजन को जो कई बैंक्स हैं वो 7% या फिर शायद उससे थोड़ा बहुत ऊपर भी दे रहे हैं। प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है कंपैरेटिवली बेहतर जो रेट्स है वो ऑफर कर रहे हैं, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई और जो पीएनबी है यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह के जो बैंक्स हैं वो सेफ्टी और ट्रस्ट के लिए पसंद किए जाते हैं। वहीं कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और एग्रेसिव प्राइवेट लेंडर्स हैं, इससे भी ज़्यादा यहाँ पे रेट्स दे रहे हैं। अगर आरबीआई सच में रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक्स धीरे धीरे एफडी रेट्स भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि बैंक जो लोन रेट्स हैं वो जल्दी बढ़ाते हैं, एफडी रेट्स थोड़ा सा इंतजार करने के बाद बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन कंपटीशन की वजह से डिपॉजिट रेट्स में भी सुधार देखने को मिल सकता है। लार्ज बैंक की एफडी रेट्स लगभग 7% से 7% के आसपास यहाँ पे आपको पहुँच सकती है। सीनियर सिटीजन के लिए ये 7.5% तक जा सकती है। वही स्मॉल फाइनेंस बैंक फिर से 8.5% या शायद उससे ऊपर
रेट्स भी ऑफर कर सकते हैं, जैसा हाई रेट साइकिल के दौरान पहले देखा जा चुका है। यानी कि यहाँ एक तरफ रेट हाइक से क्या है कि बोरोवर्स के लिए थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ सेवर्स और एफडी इन्वेस्टर्स के लिए ये जो मौका है वो बन सकता है, अच्छा खासा पैसे कमाने का मौका बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते, स्टेबल इनकम चाहते हैं और मार्केट अनसर्टेनिटी से थोड़ा सा दूरी ही बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे समय में कई फाइनेंशियल प्लानर्स भी शॉर्ट टर्म एफडी लैडरिंग स्ट्रैटेजी और स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की सलाह दे रहे हैं, ताकि अगर फ्यूचर में रेट्स और ज़्यादा बढ़ते हैं तो निवेशक बेहतर रिटर्न का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के अगर देखें, आज की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, सिर्फ रुपया गिर रहा है इस तरह की जो साधारण कहानी है वो नहीं है। आज की सिचुएशन की अगर हम बात करें, ग्लोबल इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आरबीआई पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस, तमाम चीज़ें हैं और लोगों की बचत, ये भी बहुत अहम फैक्टर है। इन सबको जोड़ने वाली बड़ी आर्थिक तस्वीर हमारे सामने नज़र आती है। आने वाले महीनों में आरबीआई क्या फैसला लेता है, ये सिर्फ इकॉनमी ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की सेविंग, ईएमआई और एफडी रिटर्न्स को भी यहाँ पे अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगा। और शायद यही वजह है कि ये जो समय है, एफडी जैसे पुराने और सुरक्षित निवेश जो ऑप्शंस हैं फिर से चर्चा में लौटते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का उस पर इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और उस हिसाब से यहाँ पे निवेश भी करना पसंद करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट moneylinelive.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मनी9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।